हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी टोनो यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग पिछले लास्ट वीडियो में देखा था, मनी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें मनी तक ही हम लोग डिस्कस कर पाए थे और उसके बाद हम लोग को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ना था, जो कि वहाँ पे हम लोग स्टॉप कर चुके थे। जो बोले थे हम लोग कि नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा किया जाएगा, कि थोड़ा लंबा हो जाता था वीडियो, इसलिए इसके इशू की वजह से हम लोग वहाँ पे स्टॉप कर चुके थे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिसमें एक होता है आपका बैंकिंग, दूसरा होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब एक बैंकिंग होते हैं, एक नॉन बैंकिंग होते हैं। जिसमें बैंकिंग में अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग में दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कॉमर्शियल बैंक, दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। और अगर हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे हम चारों का नाम बता दे रहे हैं। पहला हो गया आपका नाबार्ड, दूसरा हो गया सिडबी, तीसरा हो गया एक्जिम, चौथा हो गया एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। तो ये आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, शॉर्ट में हम लोग एनबीएफआई कहते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में अगर हम लोग पहले बात करते हैं कमर्शियल बैंक का, इसका सबसे पहला बात मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक, इसका मोटो होता है कि प्रॉफिट गेन करना, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो टोटल कमर्शियल बैंक में जो कैटेगरी आते हैं वो है, जैसे हम लोग बात कर ले रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी आपका कमर्शियल बैंक के अंदर आता है। जितना प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो कमर्शियल बैंक के अंदर आता है। जितना फॉरेन बैंक है इंडिया में वो भी कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आता है। रीजनल रूरल बैंक भी कमर्शियल बैंक के अंदर आता है। लोकल एरिया बैंक भी कमर्शियल बैंक के अंदर आता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, ये सब सारा कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आता है। और पब्लिक सेक्टर बैंक टोटल अगर हम लोग देखें तो टोटल 18 है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक 22 है, फॉरेन बैंक 46 है, और आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक वो 45 है। लोकल एरिया बैंक 3 है, ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट में है, और स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका 10 है, और पेमेंट बैंक टोटल 6 है। तो ये सब आपका कमर्शियल बैंक है, ठीक है। हो सकता है आ जाए टोटल नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पूछ दे, या आरआरबी रीजनल रूरल बैंक कितने हैं, और ये सारे बैंक का नाम देके पूछ दे कि किस कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है, तो आप लोग टिक कर सकते हैं बैंकिंग में, ठीक है। और बैंकिंग में ही एक और कैटेगरी आता है कोऑपरेटिव बैंक, जैसे कि आपको हम जस्ट अभी बताएं। तो कोऑपरेटिव बैंक में आपका पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। इसका मोटो प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है, ये सोशल होता है, सोशलिस्टिक होता है, सामाजिक होता है, ठीक है। जिसमें आपका टोटल 17 नेशनलाइज्ड है और एक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एसबीआई के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1 जुलाई 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग देखें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, ठीक है। ऑन 19 जुलाई 1969 प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उस समय 14 बैंक को ये नेशनलाइज की थी, 14 बैंक को 1969 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1969 में 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, और उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी, ठीक है। और फिर उसके बाद फर्दर 1980 में 15 अप्रैल 1980 में प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम इंदिरा गांधी ही थी। तो उस समय वो 6 बैंक, टोटल 20 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया है। नेशनलाइजेशन 6 बैंक का हुआ है 1980 में, ठीक है, 15 अप्रैल 1980 में। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, उसको मर्ज करके पीएनबी बना दिया गया 1993 में। पीएनबी कहने का मतलब पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, 1993 में। ये सब सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, माइंड में कोशिश कीजिएगा रखने का, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि देना बैंक एंड विजया बैंक, दो तरह का बैंक, तो दोनों को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा बना दिया गया, BOB जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। वो भी 2019 में देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज कर दिया गया। तो कोऑपरेटिव बैंक के बारे में थोड़ा आपको बता दिए, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अभी जो प्रेजेंट में 31 मार्च 2020 को जो
मर्ज किया गया है टोटल 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को, और मिला के 4 बैंक जो बना दिया गया है, उसका थोड़ा सा डिटेल बता दे रहे हैं, शायद वो भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पहला बात करें, जो मर्जर हुआ है आपका इंडियन बैंक का और इलाहाबाद बैंक का, दोनों मर्ज हो चुके हैं अभी। ठीक है, दूसरा में आपका हुआ है सिंडिकेट बैंक का और कैनरा बैंक का। तीसरा में हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, तीनों का मर्जर हो चुका है। चौथा में आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हो चुका है। टोटल 10 बैंक मर्ज होके 4 बैंक बने हैं। ये आपका 31 मार्च 2020 को हुआ है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आप लोग को बता दिया गया थोड़ा सा। ठीक है, और फिर अगर कॉमर्शियल बैंक के बारे में, पब्लिक सेक्टर बैंक जो बताएं 18 है, 22 है, 46 है, ये सारा नंबर अब जो बताए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर का बैंक के बारे में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हमारे कितना है, 22 है, 22। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक का हम 22 है तो 22 का नाम तो नहीं भूलेंगे, मगर हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है जिसको लेटेस्ट में इधर लाइसेंस मिला है या कुछ स्पेसिफिक उसका कुछ कंटेंट है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में बात करें, 2014 में 2 बैंक को न्यू लाइसेंस दिया गया है प्राइवेट सेक्टर बैंक में, जिसका पहला नाम है बंधन बैंक, दूसरा है IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, 2014 में इसको लाइसेंस दिया गया है। और अभी 2019 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो IDBI बैंक का 51% शेयर LIC परचेज कर चुकी है। ठीक है, और अभी हम लोग IDBI बैंक को पूरा सेल करने के बारे में बात कर रहे हैं, करंट इशू में ये सब चल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये 2019 का है। एक्चुअली हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं तो ये सब डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, तो IDBI बैंक क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें IDBI का, कहाँ है, मुंबई में। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1 जुलाई 1964 से लेकर 1 जुलाई 1964 में स्टैब्लिश हुआ, अभी कंटिन्यू है। और इसका 22nd प्राइवेट बैंक माना गया है। ठीक है, अगर हम लोग फॉरेन बैंक का बात करें तो टोटल 46 है, जिसमें लेटेस्ट 46 बैंक ऑफ चाइना फॉरेन बैंक यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ है, 46 बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, 2019 में। और इसका पहला ब्रांच कहाँ खोला गया है, मुंबई में। ठीक है, और कंडीशन फॉर लाइसेंस फॉर बैंकिंग, अगर हम लोग बैंकिंग का कोई लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसका कुछ कंडीशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बैंक में लाइसेंस इशू करते हैं, मतलब लाइसेंस लेते हैं। तो सबसे पहला बात कंडीशन क्या है, मिनिमम कैपिटल 500 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बैंक को लाइसेंस लेने का। ठीक है, मिनिमम कैपिटल आपका 500 करोड़ होना चाहिए और मिनिमम एक्सपीरियंस 15 साल का होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको वो लाइसेंस देगी। और इसमें कुछ और क्राइटेरिया है। मिनिमम आपका ब्रांच 25% जो है ना, वो रूरल एरिया में होना चाहिए। अगर आपका रूरल एरिया में ब्रांच नहीं है, 25%, जितना भी ब्रांच है उसका 25% अगर रूरल एरिया में नहीं है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये सारा जो क्राइटेरिया दिया गया है, कंडीशन फॉर लाइसेंसिंग, सारा ये RBI के थ्रू दिया गया है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें रीजनल रूरल बैंक, तो टोटल 45 रीजनल रूरल बैंक है। ठीक है, और ये फर्स्ट RRB रीजनल रूरल बैंक 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा बैंक UP मुरादाबाद में इस्टेब्लिश किया गया था। प्रथमा बैंक UP मुरादाबाद में इस्टेब्लिश किया गया था, फर्स्ट RRB 2 अक्टूबर 1975 में। और इसका जो स्पॉन्सर्ड किया था UP में मुरादाबाद में, वो सिंडिकेट बैंक के द्वारा किया गया था। और इसका रिकमेंडेशन दिया गया था नरसिम्हा कमेटी के द्वारा। ठीक है, अगर कमेटी पूछा जाए कि RRB रीजनल रूरल बैंक के इस्टेब्लिशमेंट में रिकमेंडेशन किस कमेटी के द्वारा दिया गया था, तो ये नरसिम्हा कमेटी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और गोवा एंड सिक्किम में कोई भी RRB बैंक नहीं है, ये भी आपको फैक्ट माइंड में याद रखना पड़ेगा। गोवा एंड सिक्किम में कोई भी RRB नहीं है। और रेगुलेटेड ये जो RRB है, ये जो सारा जितना भी RRB अपने इंडिया में जिस स्टेट में, उसको सारा रेगुलेट करती है कौन, नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है वो। ठीक है, जब हम लोग वो डिस्कस करेंगे तो नाबार्ड के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उस बैंक का क्या काम है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ RRB, जब हम RRB रीजनल रूरल बैंक का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है इस्टेब्लिशमेंट में, तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, 15%
स्टेट गवर्नमेंट, अब बाकी का 35% स्पॉन्सर्ड बैंक होता है। स्पॉन्सर्ड बैंक में कौन कौन से बैंक आते हैं? जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक स्पॉन्सर्ड करके वो आरआरबी को इस्टेब्लिश करवा सकते हैं। 35% शेयर होता है, 15% स्टेट का होता है और 50 सेंटर का होता है। तो आपको रीजनल रूरल बैंक के बारे में थोड़ा बहुत भी अच्छा खासा जानकारी मिल गया होगा। तो अगर आपको कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे तो लिख भी सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनिए, ठीक है। और अगर स्मॉल फाइनेंस का बैंक के बारे में बात करें तो टोटल 10 है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, जो कि आपके स्लाइड में भी लिखा हुआ है। टोटल 10 है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। और यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक 45 है, ठीक है। अब इसमें देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लेने के लिए 200 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, और टारगेट जो है उसका रूरल एरिया में होना चाहिए कि रूरल एरिया में ये ज़्यादा वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसका फर्स्ट अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक देखें तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से है। फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस के बैंक के नाम से है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जालंधर पंजाब में, जो कि 13 अप्रैल 2016 को इस्टेब्लिश किया गया है, जालंधर पंजाब में, ठीक है। और ये जो रिकमेंडेशन था स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये एक ऊषा थॉरट कमेटी के द्वारा दिया गया था और इसमें 72 कंपनी अप्लाई किए थे, बट लाइसेंस 10 को ही मिला था, ठीक है। इसमें टोटल 72 कंपनी अप्लाई किए थे लाइसेंस के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, मगर सारे को लाइसेंस नहीं मिल पाया क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे, तो टोटल सिर्फ 10 को ही 72 में दिया गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे पेमेंट बैंक, ठीक है। पेमेंट बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टोटल पेमेंट बैंक अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि टोटल 6 है, जिसमें से हम लोग 6 अभी जो प्रेजेंट में रनिंग है वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो है, जियो का पेमेंट बैंक है, एयरटेल का पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, इसका लाइसेंस लेने का क्या है सिस्टम क्राइटेरिया। सबसे पहले इसको 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए और इसको अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिल जाएगा। और ये जो रूल बनाया गया आरबीआई के द्वारा बनाया गया है, और ये जो डिपॉजिट करने के जैसे होता है ना कि कुछ डिपॉजिट कीजिए तो फिर लाइसेंस मिलता है, तो उसमें ओनली डिपॉजिट इसको आपको पेमेंट बैंक को ओनली 1 लाख करना पड़ेगा। नो कार्ड, कोई भी नो कार्ड नहीं मिलेगा और नो लोन गिव, कोई भी लोन नहीं देगा। ये स्मॉल पेमेंट बैंक क्या है, कोई कार्ड नहीं देगा और ना आपको कोई लोन देगा, ठीक है। तो ये है आपका पेमेंट बैंक। तो फर्स्ट पेमेंट बैंक 23 नवंबर 2016 को एयरटेल पे बैंक के नाम से लॉन्च किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फर्स्ट पेमेंट बैंक 23 नवंबर 2016, ठीक है, एयरटेल पे बैंक, हेडक्वार्टर दिल्ली, ठीक है। और ये जो रिकमेंडेशन था पेमेंट बैंक का, और ये कौन से कमेटी से इसमें इन्वॉल्व है? नचिकेत मोर कमेटी नाम से इसमें इस बैंक पेमेंट बैंक में इन्वॉल्व है। और 41 कंपनी अप्लाई किए थे, बट लाइसेंस कितना को मिला? 11 को ही, जिसमें से 11 में उधर 6 तो बता दिए, और इसमें और भी 11 था। आइडिया बैंक था, वोडाफोन बैंक था, और 3 बैंक थे जो मिला था बट वो ओपन नहीं हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, वो सारा क्लोज हो गया, ठीक है। तो बचे हैं टोटल 6, हो सकता है इसमें से भी कोई क्लोज हो जाए तो फिर 5 हो जाएगा, तो ठीक है। टोटल अभी प्रेजेंट में पेमेंट बैंक 6 हैं और उसमें से 5 को क्लोज कर दिया गया, क्लोज हो गया है एक्चुअली। आइडिया बैंक था, वोडाफोन बैंक था, और 3 नॉन बैंक था जो कि ओपन नहीं किया गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए पेमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किए नबार्ड के बारे में, सीडबी के बारे में, एक्जिम के बारे में, एनएचबी के बारे में, ठीक है। तो एनबीएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम लोग बात करें तो सबसे पहला बैंक है नबार्ड, ठीक है। तो नबार्ड का फुल फॉर्म हो गया NABARD, नबार्ड। नबार्ड का फुल फॉर्म हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये क्या करता है, अभी जस्ट बताया है, आरआरबी को रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982 में, याद रखिएगा 1982 में, 12 जुलाई 1982 में। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो मुंबई में है, ठीक है। और ये कृषि, एग्रीकल्चर और रूरल एरिया के लिए सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। और इसमें जो कमेटी का रिकमेंडेशन था वो था शिवरमन कमेटी,
ठीक है, और ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इसके चेयरमैन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हर्ष कुमार भनवाला चेयरमैन है इनके। और आरआरबी एंड कॉर्पोरेटिव बैंक बोथ आर रेगुलेटेड बाय नबार्ड, ठीक है। तो यानी कि आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक जो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किया आपसे, दोनों को कौन रेगुलेट करता है? नबार्ड, ठीक है। तो नबार्ड के बारे में शॉर्ट डिस्कशन आपको पता चल गया। कोऑपरेटिव बैंक में आपको बता ही दिए थे, पब्लिक सेक्टर बैंक आता है, नहीं कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको बता ही दिया एसबीआई है, टोटल फिर 18 है, फिर उसको मर्ज कर दिया गया था 31 मार्च को, जो 10 को मर्ज करके 11 बना दिया गया, 4 बना दिया गया, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969 में, और एक 1980 में हुआ था। 14 बैंक का, 6 बैंक का, इंदिरा गांधी जब पीएम थी, वो सब सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे नाबार्ड भी आपको बता चुके हैं। अब आपको सिडबी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। सिडबी SIDBI, सिडबी, ठीक है। तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2 अप्रैल 1990 को हुआ है। और इसके हेडक्वार्टर का हम लोग बात करें तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, सिडबी। और इसके चेयरमैन के बारे में हम लोग बात करें तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा चेयरमैन है इनके, ठीक है, सिडबी के, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट अगर हम लोग देखें तो ये भी 1982 में हुआ है, जैसे नबार्ड हुआ है, बट ये 1 जनवरी को हुआ है, नबार्ड 12 जुलाई को हुआ है। तो 1 जनवरी 1982 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, ठीक है। वैसे भी आप एक चीज़ देख सकते हैं, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है। 100% इसका जो फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपिटल के थ्रू होता है ये रन। और इसके चेयरमैन का अगर हम लोग बात करें तो डेविड रास्क्यूना है, डेविड रास्क्यूना, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग 4th बैंक के बारे में बात करेंगे, नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसका एस्टेब्लिशमेंट 19 जुलाई 1988 को हुआ है। और इसके हेडक्वार्टर का हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और इसको भी 100% फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल से। और इसके चेयरमैन का हम लोग बात करें तो SK होता नाम है, ठीक है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का कहने का मतलब है कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर है जिसमें अगर फाइनेंस का बात किया जाए तो इसी बैंक के द्वारा हैंडल होता है, कितना इनकम आया, कितना आउटगोइंग होगा, ठीक है। और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए सिडबी सारा इसके लिए जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। और हाउसिंग, नेशनल हाउसिंग बैंक है ये, जितना भी हाउसिंग से रिलेटेड कुछ फाइनेंस का मामला होगा तो ये बैंक देखेंगे, ठीक है। ये आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग कोड के बारे में, ठीक है। बैंकिंग कोड थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी हो सकता है, अगर चैप्टर बैंकिंग है तो आ जाए, ठीक है। बैंकिंग कोड, तो बैंकिंग कोड के बारे में सबसे पहले एक कोड आता है IFSC कोड, ठीक है। IFSC कोड इसका फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। IFSC कोड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। और इसको हम लोग ट्रांसफ़र के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मनी ट्रांसफ़र करते हैं किसी स्पेसिफिक ब्रांच में तो हम लोग IFSC कोड का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसफर्स ऑफ फंड कोड करते हैं। इसमें टोटल 11 डिजिट होता है, ठीक है, 11 डिजिट होता है, जिसमें जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं SBINO001234, ठीक है। कोई कोड लीजिए, टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 6 3 9 10 हो गया। तो एक और ले लीजिए, एक और इसमें 0 कर लीजिए, ठीक है, 11 हो गया। अब इसमें देखिए टोटल अगर शुरू का 4 डिजिट देखें तो ये आपका है बैंक कोड, ठीक है। बैंक कोड 4 डिजिट का होता है। और इसमें जो 5th डिजिट है ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है, ठीक है। और उसके बाद का जो कोड है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाता है ब्रांच कोड। फर्स्ट होता है 4 डिजिट बैंक कोड, लास्ट का 5 डिजिट होता है ब्रांच कोड, और बाकी का बीच में 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका IFSC कोड, ठीक है। और हम लोग दूसरा कोड के बारे में बात करेंगे, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं, चेक क्लियरेंस कोड, जिसमें टोटल 9 डिजिट होता है। और इसमें
जो हम लोग चेक वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग MICR के थ्रू चेक करते हैं और इसमें टोटल 9 डिजिट होता है, जिसमें से हम आपको एक एग्जांपल को लेके बताते हैं, जैसे 1 1 0 0 0 2 1 2 3 1 3 3 6 3 9 डिजिट हो गया। और इसमें से टोटल क्या होता है, फर्स्ट का 3 डिजिट का अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट का 3 डिजिट होता है आपका सिटी कोड, सेकेंड का 3 डिजिट होता है आपका बैंक कोड, और लास्ट का 3 डिजिट होता है आपका ब्रांच कोड। ठीक है, बैंक कोड हो गया, ब्रांच कोड हो गया। पहले जब भी देखिए बैंक कोड आ रहा है, यहाँ भी बैंक कोड था, यहाँ भी बैंक कोड है, फिर आपका आता है ब्रांच कोड, फिर आपका सिटी कोड, यानी कि MICR कोड जो चेक को यूज़ किया जाता है चेक को चेक करने में यूज़ किया जाता है, जिसमें टोटल 9 डिजिट होता है। IFSC कोड में 11 डिजिट होता है। ठीक है, अब एक आता है आपका स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंस टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, स्विफ्ट आता है SWIFT। ठीक है, स्विफ्ट इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, इसका अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल सेटलमेंट के से रिलेटेड कोई मामला होता है, अगर मान लीजिए अदर कंट्री, इस सेम कंट्री से अदर कंट्री में कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ट्रांसफ़र करना हो या आना हो, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें 8 डिजिट भी होते हैं, 8 डिजिट भी होते हैं, और या 11 डिजिट भी होते हैं। ठीक है, 8 11 दोनों हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो कहाँ से वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है या कहाँ भेजा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें तो जैसे आपका है CN क्या ले लें, जैसे ले लेते हैं CNR BIN 3M 1 2 3। ठीक है, इसमें अगर शुरू का 4 डिजिट देख लें तो इसको हम लोग कहते हैं बैंक कोड। ठीक है, बैंक कोड हमेशा पहले रह रहा है। फिर उसके बाद अगर इंडिया का बात कर ले IN, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कंट्री कोड आ गया, क्योंकि स्विफ्ट है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, सेटलमेंट के बारे में बात हो रहा है। फिर उसके बाद किस सिटी में जाना है उसका कोड है 2 डिजिट में, सिटी कोड, कंट्री कोड हो गया, फिर उसके बाद सिटी कोड हो गया। फिर उसके बाद आपका लास्ट का 3 डिजिट अगर हम लोग बात करें तो लास्ट का 3 डिजिट है आपका ब्रांच कोड, यानी कि यहाँ भी देखिए ब्रांच कोड लास्ट में है, बैंक कोड पहले है। कंट्री का बात करें तो कंट्री कोड पहले है, फिर उसका सिटी कोड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्विफ्ट। ठीक है, तो ये सबसे आपको समझ में आ गया होगा बैंकिंग कोड के बारे में। ठीक है, तो बैंकिंग कोड आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन का। ठीक है, और सबसे पहले थोड़ा सा एक फंक्शन, बैंक का फंक्शन वगैरह जान लीजिए कि बैंक आखिर होता क्या है, करता क्या है। ठीक है, सबसे पहला बात, बैंक का क्या काम है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक अगर देखें तो बैंक का काम होता है डिपॉजिट लेना, ठीक है, और लोन प्रोवाइड करना। मेरे से पैसा लेगी बैंक, हम डिपॉजिट करेंगे, किसी और को लोन का रिक्वायरमेंट होगा तो उसको कुछ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा। तो ये होता है बैंक का प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में आपका आ जाता है एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरा आ जाता है लोन प्रोवाइड। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंडरी फंक्शन का बात करें तो सेकेंडरी फंक्शन में चेक इशू करना, डिमांड ड्राफ्ट इशू करना, ATM कार्ड इशू करना, क्रेडिट कार्ड देना, NEFT RTGS करना, या इंश्योरेंस बनाना, या इन्वेस्टमेंट कुछ करना, तो ये सब सेकेंडरी है। मगर प्राइमरी का अगर फंक्शन बात करें तो आपका डिपॉजिट है और लोन है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हो सकता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक बताइए तो ऑप्शन बहुत सारा आपको दे देंगे, तो इसमें से आपको क्या करना है, प्राइमरी फंक्शन वही है। अब इसमें कुछ अकाउंट्स के बारे में हम आपको बता देते हैं, अकाउंट्स के बारे में वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, एक होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हाउस होल्ड अकाउंट होता है। ये आपका अकाउंट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेविंग अकाउंट जो होता है वो आपका हाउस होल्ड, जो भी हाउस होल्डर हैं, ठीक है, कोई बिजनेसमैन नहीं हो, वो सेविंग अकाउंट यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और इसको हम लोग, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, रिस्ट्रिक्शन फ्री नहीं है,
कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तभी जाके इंटरेस्ट मिलता है। उसको हम लोग हाउस होल्ड अकाउंट, सेविंग अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें लोग डिपॉजिट करते हैं इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और वैसे भी हर एक बैंक का फिक्स इंटरेस्ट होता है और वो भी ज़्यादा नहीं रहता है, तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। और एक होता है अकाउंट आपका करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट क्या होता है, बिजनेसमैन जितने लोग होते हैं जो कि उसको बार बार ट्रांजैक्शन वगैरह करना होता है, तो वो आपका बिजनेस अकाउंट वो आपका यूज़ करते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट आपको करंट अकाउंट में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी लोन मिल सकता है, ठीक है, एडवांस में। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ऑप्शन में आ सकता है। करंट अकाउंट के बारे में कुछ बताइए, कुछ फैसिलिटी के जो इससे रिलेटेड हो, ठीक है। तो इसमें करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और अगर एक एफडी है, एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, पैसा कुछ अमाउंट को फिक्स्ड करते हैं, एक कुछ अमाउंट करते हैं कुछ फिक्स टाइम के लिए। तो मिनिमम इसमें 7 डेज का हो सकता है फिक्स डिपॉजिट, और अदरवाइज अगर 7 डे से ज़्यादा का अगर देखें तो मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का फिक्स डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो उसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है फिक्स डिपॉजिट, वो आपका फिक्स डिपॉजिट तो है, बट उसके साथ आपको इंटरेस्ट वगैरह भी मिलते रहेगा। एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी कहते हैं, एक होता है एफडी, एक होता है एफडी फिक्स डिपॉजिट, एक होता है आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि उसमें हम लोग मंथली पेड करते हैं, मिनिमम 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम 10 ईयर के लिए, ठीक है। मिनिमम 6 मंथ के लिए और मैक्सिमम 10 ईयर के लिए हम लोग पेड करते हैं। और एक होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ये हम लोग क्या करते हैं, टैक्स वगैरह जो लगता है हमको, उसको बचाने के लिए यूज़ करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ पैसा क्या करते हैं अपने सैलरी का कटा के प्रोविडेंट फंड वगैरह में पे करते हैं, जिससे हम लोग को थोड़ा सा टैक्स रिलीफ मिलता है, कम कटता है, ठीक है। तो मिनिमम क्या, इसमें क्या होता है, फॉर 15 ईयर के लिए आप लोग इसको कर सकते हैं यूज़, ठीक है। और इसमें मिनिमम 500 से मैक्सिमम 1.5 लाख एनुअली आप लोग जमा कर सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। और इसमें लगभग अगर आप इंटरेस्ट देखें, इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो 7.9% के अप्रॉक्स के आसपास इसमें पर एनम इंटरेस्ट देखा गया है, ठीक है। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप लोग मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख एनुअली जमा कर सकते हैं, और ये 15 ईयर तक का टर्म चलता है और इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और एक होता है आपका डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है, जब आप लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं शेयर मार्केट में, तो उसमें आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है और उसमें आप लोग ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में बताया जाएगा डीमेट अकाउंट क्या होता है, फिर उसमें शेयरिंग ट्रेडिंग क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ये सब सारा डिस्कस होगा। तो अभी के टाइम में इसको नहीं उतना ज़्यादा डिस्कस करना है, तो आपको सीधा सीधा बताए सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एक डीमेट अकाउंट, और एक होता है डोरमेट अकाउंट, ठीक है। डोरमेट अकाउंट में क्या होता है, 2 साल के लिए कोई भी लेन देन ना हो वैसे अकाउंट में मान लीजिए खोले हैं, हम पे कर दिए और उसको 2 साल तक का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना, इसको कहते हैं हम लोग डोरमेट अकाउंट, ठीक है। इसका वो प्रॉपर्टी है कि 2 साल तक कोई इसमें ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं होगा। और एक होता है अनक्लेम्ड अकाउंट, ठीक है। अनक्लेम्ड अकाउंट में क्या होता है कि 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है, ठीक है। ओपन करके फंड वगैरह उसमें रख दिया गया या फंड आया कहीं से और उसके बाद उसको 10 साल तक कुछ नहीं करना है, तो वो हो गया आपका अनक्लेम्ड अकाउंट, ठीक है। अब एक होता है टर्म कॉल मनी, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा टर्म है, बैंकिंग जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आ सकता है। अगर इकोनॉमिक्स में थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लगा ईपीएफओ को ये वाला चैप्टर, तो जरूर 1-2 क्वेश्चन बनने का चांसेस है, तो हम लोग सारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉल मनी एक होता है टर्म, ठीक है। तो कॉल मनी में हम लोग जब देखेंगे, तो जब एक बैंक से दूसरे बैंक को एक दिन के लिए उधार दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉल मनी में क्या होगा कि कोई एक बैंक है, वो क्या करता है, कुछ मनी किसी दूसरे बैंक को एक दिन के लिए उधार देता है, तो हम लोग उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉल मनी, ठीक है। और एक होता है नोटिस मनी, जब यही सेम प्रोसेस 2 से लेकर 14 दिन तक उधार देता है
कोई एक बैंक दूसरे बैंक को, तो उसको हम लोग कहते हैं नोटिस मनी, ठीक है। और एक होता है टर्म मनी, सेम यही चीज़ अगर 15 दिन या उससे अधिक के लिए दिया जाए तो टर्म मनी कहा जाता है। कॉल मनी हो गया 1 दिन, नोटिस मनी हो गया 2 से 14 दिन, और टर्म मनी हो गया आपका 15 या 15 से ज़्यादा दिन तक, ठीक है। अब एक होता है लोन, लॉन्ग टर्म लोन जो हम लोग देते हैं वो कुछ कम समय के लिए नहीं देते हैं, एनुअली तो रहता ही है मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम लॉन्ग टर्म के लिए भी लिया जाता है। और एक होता है एडवांस, एडवांस जो हम लोग को मिलता है बैंक के थ्रू या जहाँ से भी मिले, तो वो एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है। अगर एडवांस का यूज़ किया जाए वर्ड का, तो हम लोग सीधा समझेंगे कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट वगैरह का बात किया जा रहा है। अगर हम लोग डिस्कस करेंगे लोन के बारे में, तो हम लोग सीधा समझेंगे कि लॉन्ग टर्म क्रेडिट के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब सारा एक टर्म था बैंकिंग का, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मॉर्टेज के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इमूवेबल सिक्योरिटी, ठीक है। इमूवेबल सिक्योरिटी में एग्जांपल हम लोग देंगे जैसे प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे क्या प्रॉपर्टी का क्या होता है, ये कहीं मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं इमूवेबल सिक्योरिटी। तो इस तरह के सिक्योरिटी या इस तरह के एसेट या उस सब ये सिक्योरिटी वगैरह या एसेट को जो भी ये है प्रॉपर्टी को, इसको हम लोग मॉर्टेज कहते हैं, ठीक है। और एक होता है मूवेबल सिक्योरिटी, जैसे मान लीजिए गोल्ड हो गया एग्जांपल। ये क्या करते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, कहीं कुछ हो, कहीं पे परचेज कर ले, कहीं पे जाके सेल कर ले, तो इसको कहते हैं प्लेस्ड, ठीक है। एक होता है मॉर्टेज जो इमूवेबल सिक्योरिटी होता है, एक होता है प्लेस्ड जो मूवेबल सिक्योरिटी होता है, ठीक है। और हम लोग बात करें अगर बैंकिंग इंश्योरेंस का, ठीक है। अभी तो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था यस बैंक का, ठीक है। यस बैंक का न्यूज़ आया था जो बंद हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया था। तो एक्चुअली उस समय क्या था कि इंश्योरेंस होती है एक बैंकिंग इंश्योरेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कुछ पैसा उसमें फंस जाता है, तो आपको रिकवर के तौर पे 1 लाख पहले दिया जाता था, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका 80,000 है तो 80,000 मिलेगा, अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर भी आपको 1 ही लाख मिलेगा, ठीक है। तो बैंक इंश्योरेंस एक टर्म है जिसमें अभी प्रेजेंट में 1 लाख से इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। बजट जो 2020 आया था उसमें ये सब बात कहा गया था, ठीक है। बजट 2020, ठीक है। अभी 2021 के बारे में बजट में ये नहीं है, ठीक है, मगर 5 लाख है, अभी भी है, ठीक है। 1 लाख से उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। अगर 5 लाख से ज़्यादा आपका अमाउंट है तो आपको 5 लाख मिलेगा, ये 5 लाख है तो 5 लाख ही मिलेगा, 5 लाख से कम है तो 5 लाख से कम मिलेगा। और इसमें जो कंपनी है बैंक इंश्योरेंस में, जो कंपनी को जो एज एजेंसी यूज़ किया गया है, तो उसका नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। और ये जो अपॉइंट किया जाता है एजेंसी जो इस सब में को सारा बैंकिंग इंश्योरेंस का सारा देख रेख करता है, ये RBI के थ्रू किया जाता है। और इसका अगर इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात करें DICGC का, तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, ठीक है। और इसको बैंक प्लस इंश्योरेंस, ठीक है, कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, कोई भी बैंक है, अगर मान लीजिए उससे लोन लेते हैं तो आपको रिकवर करने का के लिए आपको 5 लाख तक का अमाउंट दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए कुछ कंडीशन में ऐसा हो गया कि नहीं हो पा रहा है, तो ये RBI इसका सारा वो करेगा, बैंक आपको नहीं कर पा रही है, तो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ये नया टर्म है बैंक ऑम्बड्समैन, ठीक है। बैंक ऑम्बड्समैन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये क्या करता है, बैंक में अगर मान लीजिए कोई भी मैटर चल रहा है, करप्शन का मामला हो गया या कुछ अमाउंट वगैरह किसी कंज्यूमर का फंसा है या कहीं कुछ वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, जैसे जो काम 1 दिन में होना चाहिए वो लंबा चल रहा है, तो कंप्लेन वगैरह करने के बाद अगर बैंक ऑम्बड्समैन चाहे तो इसको सॉल्व कर सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करता है बैंकिंग का, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम 20 लाख तक का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। और इसका जो अपॉइंटमेंट होता है ये 3 साल के लिए होता है बैंकिंग ऑम्बड्समैन का बाय RBI, ठीक है, RBI के द्वारा होता है। और अभी प्रेजेंट में 21 बैंकिंग ऑम्बड्समैन है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, पहले देखिए इसका प्रोसेस क्या है। अगर मान लीजिए कोई मामला फंसता है तो आप पहले बैंक मैनेजर के पास जाएंगे, 30 दिन तक आपको वहाँ पे दिया जाएगा टाइम। अगर 30 डेज में नहीं मैटर सुलझता है तो वो बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करता है,
बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या करता है, एपेलिएट अथॉरिटी के पास उसको भेजता है। फिर उसके बाद ये सारा प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एपेलिएट अथॉरिटी के थ्रू कोर्ट में मामला जाता है। फिर उसके बाद रिलेटेड बैंक के बैंक मैनेजर से सारा डिस्कस करके उसका मामला को सुलझाया जाता है, ठीक है। तो ये सब सारा स्टेप होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन इसमें काम करते हैं। और एक होता है आपका एक और टर्म NPA, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, जिसको हम लोग बैड लोन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, बैड लोन कहने का मतलब अगर हम किसी को लोन दिए वो वापस रिकवर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मतलब एक अगर, हाँ इसमें एक कंडीशन भी है, अगर मान लीजिए वो रिकवर का टाइम अगर आज है तो आज ना हो के अगर 90 डेज तक भी वो रिकवर नहीं हो पाया तो 91 डेज के बाद या 90 डेज के बाद उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट में काउंट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि कितने दिन के बाद हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कंसीडर करते हैं। तो 90 डेज बिफोर कंप्लीटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग टर्म, ठीक है, तो उसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, जो कि एक बैड लोन की तरह होता है, बैड लोन, ठीक है। और इसमें एक लॉ जो आया था जिसको हम लोग कहते हैं सरफेसी एक्ट, SARFAESI, सरफेसी एक्ट 2002। इसके अकॉर्डिंग जो है ना रिकवर किया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एसेट जो लोन लेके चला गया है वो नहीं रिकवर हो पा रहा है तो इसी एक्ट के थ्रू हम लोग उसको रिकवर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और RBI क्या करता है, सारे लोग को बैंक को लोन देता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा तरह का लोन होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो भी हम लोग पेमेंट ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, जैसे हम लोग अभी करंट में क्या यूज़ कर रहे हैं, UPI वगैरह का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल पे का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सब का सारा एक क्राइटेरिया क्या होता है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर VIM, VHIM का बात कर रहे हैं, तो ये भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका फुल फॉर्म होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, डिजिटली पैसा को कहीं से कहीं भेज सकते हैं किसी के भी अकाउंट में, ठीक है। इसमें हम लोग UPI का भी इसी में इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें NEFT होता है, एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है इसमें अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, आप नो लिमिट आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं NEFT के थ्रू। और एक होता है RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। इसमें मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम नो लिमिट तक आप पैसा भेज सकते हैं। मिनिमम 2 लाख आपको भेजना ही है, अगर 2 लाख से कम है तो RTGS नहीं होगा। और ये क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो उसका टाइम फिक्स है उसके अकॉर्डिंग ही वो जाएगा वहाँ पे, ऐसा नहीं कि अभी गए अभी चले जाए। तो उसके लिए होता है IMPS, इमीडिएट पे सर्विस, ठीक है, IMPS है। इसमें मिनिमम कुछ नहीं है, मैक्सिमम 50,000 है। 50,000 तक क्या करता है, ये तुरंत एट इंस्टेंट अभी भेजिएगा तो अभी चला जाएगा, ठीक है। तो IMPS में आप लिमिट वगैरह याद कर लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से भी टिक हो जाएगा। IMPS में 50,000 है मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम नो लिमिट है। RTGS में मिनिमम 2 लाख है, मैक्सिमम नो लिमिट है। UPI में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसका हम लोग फुल फॉर्म बता दे रहे हैं आपको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो आपके सामने हम क्या बताएं, VIM बताए, VHIM, NEFT बताए, RTGS बताए, IMPS बताए, UPI बताएं, ठीक है। तो ये सब था आपका ट्रांजैक्शन सिस्टम, ठीक है। और फिर आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं चेकबुक के बारे में, ये भी जानना जरूरी है। अगर आप लोग बैंकिंग वगैरह पढ़ रहे हैं तो चेकबुक के बारे में भी जानना जरूरी है। तो चेकबुक का अगर हम लोग बात करें तो चेकबुक, यहाँ पे चेकबुक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चेकबुक का जो वैलिडिटी होता है वो 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। और चेकबुक अगर खराब हो गया, सॉल्ड हो गया या मोटिलेटेड फट चिट गया तो उस वो वैलिड नहीं जाना जाता है, ठीक है, 3 मंथ तक, ठीक है। और आउटडेटेड चेक होता है और आउटडेटेड चेक होता है आपका स्टिल चेक, ठीक है। और होता है इनकम्प्लीट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट चेक। फिर होता है अनक्लियर चेक, जिसको हम लोग कहते हैं एम्बिगुअस चेक, ठीक है।
इन क्लियर अगर हुआ तो एम्बिगुअस चेक होता है। जैसे मान लीजिए क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसमें आपको हम लोग एम्बिगुअस चेक कहेंगे। अगर फट गया है या ख़राब हो गया है तो सॉल्ड या मोटिलेटेड कहेंगे। अगर मान लीजिए आउटडेटेड है तो स्टेल चेक होगा। अगर मान लीजिए चेक के कॉर्नर पे 2 क्रॉस लाइन लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे इसका मतलब है पेमेंट इन अकाउंट, ठीक है। तो पेमेंट इन अकाउंट का सिस्टम होता है अगर 2 क्रॉस लाइन लगा दिए तो, ठीक है। अगर आपका बात की इनसफिशिएंट बैलेंस, तो इसमें चेक आपका क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा या तो डिसऑनर्ड हो जाएगा, ठीक है। आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं होगा फिर भी आप चेक काट के दे दिए हैं तो, ठीक है। तो ये सब सारा है। और एक होता है आपका डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। अगर हम लोग फर्स्ट पेमेंट देन यूज़ करते हैं, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं फिर उसका यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डेबिट कार्ड, ठीक है। जैसे हम लोग के पास जो हम लोग एटीएम वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले उसमें स्टोर करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, फिर उसके बाद उसका यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डेबिट कार्ड। इसका मतलब क्या है कि हम लोग पे किए हैं उसमें, तब हम उसको रिटर्न यूज़ कर रहे हैं। और उसमें क्या होता है, डेबिट कार्ड में इंटरेस्ट वगैरह भी ऐड होता है बैंक के थ्रू, ठीक है, जहाँ पर हम लोग स्टोर किए हैं। और अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में हम लोग बात करें तो क्रेडिट कार्ड में है फर्स्ट यूज़ देन पेमेंट, ठीक है। पहले आप लोग यूज़ कर लीजिए फिर उसके बाद आप लोग पेमेंट कीजिए, या तो पूरी कर दीजिए सारा कुछ, या नहीं तो इंस्टॉलमेंट में कीजिए, और उसमें इंटरेस्ट आपको देना होगा, ठीक है, बैंक नहीं देगी, आपको देना होगा। जैसे आपको एग्जांपल में बजाज वगैरह का जो इंस्टॉलमेंट वाला होता है, फाइनेंस वाला, तो उसमें क्या होता है कि आप 0% इंटरेस्ट या जो भी है, जो भी स्कीम है उसका, तो आप उसके थ्रू ले लेते हैं और इंस्टॉलमेंट में पैसा पे करते हैं, तो वो आपका क्या है, क्रेडिट कार्ड, एज ए क्रेडिट कार्ड आपको वर्क करता है, ठीक है। और एक होता है, एक और टर्म डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का अगर हम लोग बात करें तो इसका वैलिडिटी 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है कि हम लोग पहले पेमेंट करते हैं तब जाके वो डिमांड ड्राफ्ट इशू होता है। और इसमें जब हम लोग पहले पेमेंट कर ही देते हैं तो इसमें बाउंस का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, बाउंस वगैरह तो होगा ही नहीं है, या डिसऑनर्ड भी नहीं होगा। बाउंस कब होता है, या तो अकाउंट में पैसा नहीं होता है, या नहीं तो इनसफिशिएंट बैलेंस हुआ, या क्या कहते हैं, जितना बैलेंस है मगर जितना बैलेंस हमको चाहिए उतना मेरे बैलेंस अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो इसके वजह से बाउंस होता है। तो डिमांड ड्राफ्ट तो ऐसा तो होगा नहीं। अब यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि शेड्यूल्ड बैंक पहले होता क्या है, शेड्यूल्ड बैंक वैसे बैंक को कहते हैं जो कि आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल सेक्शन का शेड्यूल का, जो आरबीआई एक्ट है आपका 1934, उसके सेकेंड शेड्यूल में जो भी बैंक लिस्टेड है उसको कहते हैं हम लोग शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। और अगर हम लोग नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो भी वैसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है उसको हम लोग कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अगर इसका एग्जांपल के बारे में हम लोग बात करें तो एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम वगैरह जो है ये आपका नॉन शेड्यूल्ड बैंक के अंदर में आता है, ठीक है, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 में है। ये आपका सेकेंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है आरबीआई एक्ट के 1934 में, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ एटीएम के बारे में, ठीक है, कितने तरह का एटीएम होता है और क्या क्या होता है। तो एक होता है ब्राउन लेवल एटीएम, एक होता है वाइट लेवल एटीएम। ये सब छोटा छोटा टर्म है, बहुत सारा पॉइंट हो गया है लगता है हमको इस वीडियो में आज, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से और सुनिएगा, अगर 1-2 क्वेश्चन भी आता है इससे तो पक्का बन जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ टू द पॉइंट वाला ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग ब्राउन एटीएम का बात करें तो वैसा एटीएम जो बैंक का है, ठीक है, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या कैनरा हो गया, तो वो आपका हो गया ब्राउन एटीएम, याद रखिएगा ब्राउन एटीएम। अगर वाइट लेवल एटीएम का बात करें तो वैसा एटीएम जो नॉन बैंकिंग, जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी की हो गई, टाटा का हो गया, या किसी और का बैंक का हो गया, किसी और कंपनी का हो गया, ठीक है, जो कि उस बैंक को दी है और वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका वाइट लेवल एटीएम, ठीक है। तो ये 2 तरह का एटीएम होता है, ब्राउन और वाइट, ठीक है। और नेक्स्ट आपको एक और टर्म मिलेगा IRDAI, इरडा, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम लोग ईपीएफओ के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग और डिटेल में अगर होगा कहीं तो पढ़ लीजिएगा, वैसे डिटेल यही है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 1999 में हुआ है, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर का हम लोग बात करें तो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है इसका, और सुभाष चंद्र
सुभाष चंद्र कुंतिया, ठीक है, सुभाष चंद्र कुंतिया इनके चेयरमैन है। और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को, ठीक है, क्या इडा क्या करता है, रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारा टॉपिक को डिस्कस कर लिए, ठीक है। और हम लोग अब फिर बात कर लेते हैं आरबीआई एंड आईबीए, ठीक है, आरबीआई एंड आईबीए। तो आरबीआई और आईडीबीआई जो जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक आरबीआई का एक और वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे साथ में, आरबीआई और आईबीए। आईबीए का फुल फॉर्म होता है इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन। तो आरबीआई के साथ इसको मर्ज करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप लोग को समझ में आएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बाकी जहाँ तक ये आज बैंकिंग सिस्टम का फाइनेंशियल का हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो वो आपका टोटल कंप्लीट है, ठीक है, जो भी समराइज वीडियो था ये, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग स्पेशली एक आरबीआई और आईबीए का हम लोग वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग अगर देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा बात है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को अगर यहाँ तक के कोई सेशन में कोई प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुआ, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने यहाँ वीडियो में चेंज कर पाएँ। और वॉइस का प्रॉब्लम शायद अब नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुँच पाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, ठीक है।